तो आज हम लोग क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर क्या है? रियल नंबर। ठीक है, मैथमेटिक्स का हमारा पहला चैप्टर क्लास 10th का क्या है? रियल नंबर। अच्छा, जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है? सबसे पहले बेसिक बात, अच्छा इसको समझने से पहले अगर क्लास 9th का फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें जो होंगी क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों से कि क्लास 10th की ये लेक्चर देखने से पहले 9th क्लास का फर्स्ट इंट्रो लेक्चर जो हो फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम का, वो जरूर देखें। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, एक जो है रेशनल नंबर और दूसरा जो है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल एंड इर्रेशनल। तो ओवरऑल रेशनल प्लस इर्रेशनल सारे नंबर जो कंबाइंड आएंगे वो क्या है? रियल नंबर कहे जाएंगे। तो सारे रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर सबको मालूम है कि एनी नंबर which can be written in the form p by q। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड, p कॉमा q आर इंटीजर्स and last most in simplest form p comma q are कोप्राइम। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? तो जनरली 4 पॉइंट्स याद रखेंगे हम। पहला, कोई भी नंबर जिसको p अपॉन q फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा, जिसमें जो डिनोमिनेटर q है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। p कॉमा q क्या होना चाहिए? हमारा इंटीजर्स होना चाहिए। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे मैंने 5/10 लिखा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 1/2। नाउ द एचसीएफ ऑफ 1 and 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, एचसीएफ जो होगा 1 और 2 का वो क्या होगा? 1। तो दो नंबर्स कोई भी उठा लो जिनका एचसीएफ क्या हो 1, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्राइम। ठीक है, तो कोप्राइम होना चाहिए। ये जनरल डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। तो मैंने जैसा कि बोला कि फर्स्ट लेक्चर आप क्लास 9th का देखेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। एक तो पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जिसको रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, किताब में बहुत बढ़िया से दिया होगा अंग्रेजी में रिकरिंग, वही रिपीटिंग है। ठीक है, अच्छा इर्रेशनल नंबर पे आ जाते हैं। तो इर्रेशनल नंबर पे क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। तो कोई भी रियल नंबर जो रेशनल ना हो, ठीक है ना, वो सारे रियल नंबर जो रेशनल नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। जनरली इसका डिफिनेशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, ठीक है, जो नंबर टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे। एग्जाम्पल के तौर पे 1.01, 001, 0001, 0001 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर है। आ रही बात समझ में? वैसे ही अगर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर की बात करें तो 1 ले सकते हैं, 1.2, ठीक है, एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 1.21, 21, 21 ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा रियल नंबर का जो है बेसिक दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, रेशनल की ये डेफिनेशन, इर्रेशनल की ये डेफिनेशन। ठीक है, ओवरऑल पूरा रेशनल और इर्रेशनल मिला के क्या बोला जाएगा? रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा जस्ट रियल नंबर में इंट्रो है। आगे बढ़ते हैं। तो जो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज यूक्लिड डिवीजन
लेमा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज लेमा। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि लेमा क्या होता है। ठीक है, तो लेमा की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट using which we can prove some other statements। ठीक है, तो लेमा क्या होता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब पहले से दिया हुआ है, उसको यूज करके हम लोग कुछ और चीज को प्रूफ करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा। तो यूक्लिड भैया जो थे उन्होंने कौन सा लेमा दिया, तो बचपन में हम लोग सीखे थे डिवीजन। सबको डिवीजन आता है, उम्मीद है कि सबको डिवीजन आता होगा। हाँ? आता है ना, अगर नहीं आता है तो सीख लो, हाँ बहुत जरूरी है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, 5 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 1 जा 4, कितना बन जाएगा रिमाइंडर 1। ठीक है ना, व्हाट विल बी रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। इसमें जो 4 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है ना, उसके बाद 5 को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। दिस वन इज कॉल्ड quotient and this is called remainder। ठीक है, ओके, डिवाइजर को हमने ए नाम दिया, डिविडेंड को हमने नाम दिया बी, सॉरी डिवाइजर को हम लोग बी नाम देंगे, डिविडेंड को ए, कोशेंट को क्यू एंड रिमाइंडर को हम लोग क्या नाम देंगे, आर। ठीक है, तो कोई भी दो अगर मेरे पास रियल नंबर है, ठीक है ना, कोई भी दो नंबर्स है हमारे पास, तो पॉजिटिव नंबर मान के चलो फिलहाल, ठीक है ना, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे मान लो ए और बी। ठीक है, तो उनके बीच में एक रिलेशन ऐसा बनेगा कि जो ए होगा दैट विल बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, एक चीज इसमें समझेंगे कि जो रिमाइंडर होगा, ठीक है ना, रिमाइंडर यहाँ पे इसमें क्या आया, रिमाइंडर 1 आया। अगर मान लो कि 4 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। हियर रिमाइंडर इज 0। मान लो कि यही मैं क्या करता हूं कि 6 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर विल बी 2। अगर मान लो 7 को डिवाइड कर रहा हूं 7, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3। अगर 4 से 8 को डिवाइड कर देना 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 0। तो मिनिमम मैं देख रहा हूं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, मिनिमम रिमाइंडर इज 0 एंड द मैक्सिमम रिमाइंडर इज 3। इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा जो होगा वो b से कम, मतलब डिवाइजर से कम। इसका मतलब एक कंडीशन हमें मिलेगी कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो होगा कब, इसमें कंडीशन ये है कि r की वैल्यू जो होगी वो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब कि अगर इफ b इज इक्वल टू 6 दैट इंप्लॉइज r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अगर b की वैल्यू मेरे पास 3 है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 1 2। ठीक है ना, ऐसा होगा। आ रही बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है b को पहचानना और रिमाइंडर वहां पे क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो हमेशा b से कम होगा रिमाइंडर, 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे देख लो इक्वल का भी साइन है, लेस देन, तो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा छोटा। तो यही हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आ रही बात समझ में, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सर ये तो पहले से आता था,
तो पहले से ही आता था, सबको ये मालूम था कि ठीक है ना कि डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि लेमा क्या भाई, पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट है, दिस इज आल्सो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, और इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ और नए स्टेटमेंट्स को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। वो स्टेटमेंट्स कैसे होंगे उनको देखेंगे, उन पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले नेक्स्ट इज सेकेंड वन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये वेरी सेकेंड टॉपिक है। इसमें सबसे पहले एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। जो कंप्यूटर पढ़ते होंगे उसमें बताया गया होगा कि व्हाट इज एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। अच्छा सर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, उसको समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा। जनरली यूक्लिड डिवीजन का जो एल्गोरिथम दिया गया, मतलब ऐसे प्रोसीजर दे दिया गया मुझे, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर दिया गया जिसको यूज करके मैं किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकाल सकता हूं, ठीक है ना। यूजिंग इट वी कैन फाइंड एचसीएफ, ठीक है ना। दो नंबर या तीन नंबर या चार, जितने भी नंबर दिए जाए उनका एचसीएफ हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने लिया कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 68, ठीक है ना। 24 और 68 का एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करना है 24 और 68 का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो क्या स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स में यहां पे लिखवा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन से यहीं पे समझ में आ जाएगा। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग दैट स्टेप्स, ठीक है ना, यहाँ पे आराम से हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, उसको छोटे नंबर से जो है डिवाइड करना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा नंबर, सॉरी, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 24, ठीक है। 24 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, दैट विल बिकम 48। व्हाट विल बी रिमाइंडर, 20। रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, 20। अब जो रिमाइंडर आया है उससे इस डिवाइजर को, जो पहले डिवाइजर था, अब वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझना है, पहला क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन दिस डिवाइजर विल बी एचसीएफ। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या करेंगे, फिर ये जो डिवाइजर है उसको डिविडेंड बना देंगे और रिमाइंडर क्या समझेंगे हम लोग, डिवाइजर, और आगे स्टेप को बढ़ाते जाएंगे। तो 24 कितने बार में आएगा, 1 टाइम्स में। व्हाट विल बी रिमाइंडर, 4। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब ये रिमाइंडर किसका काम करेगा, डिवाइजर का, और जो ऊपर b की वैल्यू है दैट विल बिकम आवर डिविडेंड। नाउ 4 5 जा 20, सो व्हाट द रिमाइंडर बिकम्स 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, यहां पे जो डिवाइजर है दिस डिवाइजर विल बी एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 4, ठीक है। एचसीएफ 24 और 68 का हमने निकाला, वो कितना आया, 4। नाउ इसको स्टेप में जो लिखना है कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला स्टेप, ठीक है, क्या करेंगे, डिविडेंड a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, a, ठीक है, सबसे बड़ा जो नंबर है उसको a मानेंगे, छोटे वाले नंबर को b। तो 24, नाउ कितने क्वोशंट से इसको मल्टीप्लाई कर दें ताकि या तो 68 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो सेम यही वाला प्रोसीजर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर गेट 24 इंटू 2 कितना हो गया, 48, रिमाइंडर विल बिकम 20। नाउ
अब क्या करना है, मैंने बोला कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या करना है, जो हमारा डिवाइजर था उसको हम लोग डिविडेंड बना देंगे, डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड एंड रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो डिवाइजर को क्या बना देना है, डिविडेंड, रिमाइंडर क्या बना देना है, अपना डिवाइजर। नाउ 20 into 1 व्हाट विल बी रिमाइंडर, 4। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, मैंने बोला रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवाइजर क्या बना लो, डिविडेंड, रिमाइंडर क्या बना लो, डिवाइजर। नाउ 4 5 जा 20, नाउ द रिमाइंडर इज 0। मैंने बोला जहां रिमाइंडर 0 होगा वहां की जो b वैल्यू है दैट विल बी आवर HCF एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है ना, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया वहां की b की जो वैल्यू है दैट विल बी आवर HCF। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आराम से कर सकते हैं सब लोग। ठीक है, या तो ये स्टेप फॉलो करो या तो इसको फॉलो करो। ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू ऑल आर फॉलोइंग। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा किसको कहते हैं, लेमा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, और कंडीशन क्या था कि b वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल r वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी हो, 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन b से कम होगी। ओके, तो ध्यान देते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है ना, दो नंबर दिया हुआ है 867 एंड 255, HCF निकालना है दोनों का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। नॉर्मल HCF सबको निकालने आता है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से। उम्मीद है कि आता होगा, नहीं आता होगा तो भी कुछ स्टेप्स उसमें सिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके HCF निकालना सीखेंगे। तो मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको a के प्लेस पे रखेंगे। ठीक है ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारा होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ये कंडीशन थी r के लिए। अब मैंने बोला था कि जो बड़ा नंबर हो उसको a के प्लेस पे रख लो, 867। नाउ 255 को b मान लो। ठीक है ना, या तो डिवीजन से करो, ठीक है ना, दोनों स्टेप। 867 को मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूं ताकि बाद में दिक्कत ना आए, समझ जाओ। तो नाउ कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि इसके पास पहुंचूंगा, तो 3 टाइम्स में मुझे लगता है कि पास पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, 765 हो जाएगा। ठीक है ना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 201। ओके, सो 102 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मुझे क्या करना है, ठीक है ना, सेम यहाँ पे 255 इंटू 3 प्लस 102। मैंने बोला रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो डिवाइजर को क्या कर लो, डिविडेंड बना लो। ओके, रिमाइंडर क्या बना लोगे, डिवाइजर 102। सेम प्रोसीजर यहां पे भी फॉलो कर रहे हैं साथ में। ठीक है, ओके, 102 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, इट विल बिकम 204। व्हाट विल बी द आंसर, दैट विल बिकम 1551। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं, सेम प्रोसीजर यहां पे भी फॉलो होगा, प्लस 51। रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवाइजर को डिविडेंड बना लेंगे, रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेंगे। नाउ अब चेक करेंगे 102 को डिवाइड करके, आई थिंक 2 टाइम्स में ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, मैंने बोला जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ वहां की जो b वैल्यू है दैट विल बिकम आवर HCF। ओके, सो दिस इज आवर HCF फॉर द गिवन 2 नंबर्स। उम्मीद है कि दोनों प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक है ना, सेम डिवीजन मेथड से पहले निकालना आता था सबको HCF, वही यूज करके यहाँ पे सीधा चिपका दिया गया डायरेक्ट उठा के। ठीक है, वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हो गया। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे था। आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड वेदर द गिवन नंबर्स आर को-प्राइम। ठीक है ना, ये मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, सेम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके HCF ही निकालना है
लेकिन सर एचसीएफ क्यों निकालना है, वो तो को प्राइम की बात कर रहा है। तो को प्राइम दो नंबर्स को मैंने जैसे रेशनल जब समझा रहा था मैं कि रेशनल नंबर पी एंड क्यू आर को प्राइम, तो मैंने बोला था कि जब दो नंबर का एचसीएफ क्या हो, हमेशा 1 आए। तो इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1 तो उन्हें क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ 1 आ गया तो द गिवन नंबर्स विल बी को प्राइम, नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं सेम। अब इतना समझाने के बाद मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। बिगर नंबर को डिविडेंड, स्मॉलर नंबर को डिवाइजर, इंटू 1 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करके देख लो, 231 इसमें से जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1 और 65। ओके, 165। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा हमारा, डिविडेंड 231, रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, ये जो तीर बना रहा हूं मैं, ये एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि सर बनाए थे तीर एग्जाम में बना देंगे वही, ठीक है ना बेटा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये पेंटिंग कंपटीशन नहीं है, मैथ्स का एग्जाम है, ये बस समझने के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो 165 कितनी बार में, 1 टाइम्स में। ठीक है, तो इट विल बिकम 66। ठीक है, चेक कर लो। नाउ 165 डिवाइजर हो जाएगा 165 डिविडेंड 66 डिवाइजर 2 टाइम्स में। ठीक है ना, 132 कितना बचा, 33। नाउ 66 क्या आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना, डिविडेंड हो जाएगा इज इक्वल टू 33 यहाँ इंटू 2 प्लस 0। आ रही बात समझ में। 33 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 66। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, एचसीएफ। ओके, तो एचसीएफ कितना आ गया, 33। अब उसने पूछा था कि आइदर द टू नंबर्स आर को प्राइम और नॉट, चेक करना था। तो सिंस एचसीएफ ऑफ 231 and 396 is 33, both the numbers are, both given numbers are, okay, given numbers are not co-prime। ठीक है ना, ये को प्राइम नहीं हो सकता। को प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए था, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, लेकिन एचसीएफ 1 है ही नहीं। ठीक है, जब एचसीएफ 1 है ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो द गिवन क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some whole number। ठीक है ना, q कोई whole number है। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन जब सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को अगर मान लो अटैक करना है तुम्हें, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे आसान तरीका है कि कंपेयर करो इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। देखो कि q के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 6, लेट द वैल्यू 6 एज b। ओके, जो q के साथ मल्टीप्लाई है उसको b मान लो, अगर आंख बंद करके b मानते हो। ठीक है ना, तो 95% केसेस में तो कुछ भी नहीं दिक्कत होगा। कुछ केसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा अगर कुछ और मानते हो तो इजी हो जाता है, लेकिन ऐसे b मान के चलोगे अगर q के साथ वाले को तो हमेशा करेक्ट ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, सॉल्यूशंस में आते हैं। लेट b इज इक्वल टू 6। अच्छा, जैसे ही b 6 हुआ, हमें कंडीशन पता है कि a क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से स्टार्ट होती है लेकिन b से लेस होती है। तो हमारा r क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आ रही बात समझ में। इस केस में b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। आ रही बात समझ में। अगर आराम से इसको समझते हो, जैसे मैं स्टेप से करवाऊंगा, अगर स्टेप बाय स्टेप केस बना के सॉल्व करेंगे, बहुत सारे केस सॉल्व करवाऊंगा मैं तुम्हें, जितने रिमाइंडर उतने केसेस। ठीक है ना सर, इतना केस सॉल्व करेंगे तब तो हम लोग सीआईडी बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हाँ, सीआईडी बन जाओ, आईबी बन जाओ, पुलिस वाले बन जाओ, हाँ, या फिर जज बन जाओ,
ठीक है, वकील बन जाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में मार्क्स लेना, ठीक है ना। ओके, लेट अस स्टार्ट। मैं क्या कर रहा हूं, केस नंबर 1। केस नंबर 1, जब रिमाइंडर में क्या ले रहा हूं, 0, ठीक है ना। b इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 0। b वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, डिवाइजर तो हमेशा सेम रहता है, रिमाइंडर चेंज होता जाता है, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट होगा, b से कम होगा। तो पहला केस b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 0। नाउ मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r में ये सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो a क्या हो जाएगा, 6q प्लस r वैल्यू इज 0। सो फाइनली a क्या है, 6q आया, ठीक है। देयरफॉर a is divisible by, since ऐसा लिख लो, since a is divisible by 2, therefore 6q is an even number। ओके भाई, यहां पे 6q क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, सबको मालूम है इवन नंबर हो जाएगा। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस 2 क्या होगा, टेकिंग b इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 1। ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 6q प्लस r की वैल्यू कितना है, 1। सिंस 6q प्लस 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 6q तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 1 नहीं होगा। पूरे में से, अगर पूरे में से 2 कॉमन फैक्टर आता, जैसे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3q बच जाएगा, तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये पूरा 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 6q 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सिंस a इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 6q प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर। ओके, ये क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर। ये केस नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3, सिमिलरली लेट b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, 3q प्लस 1। नाउ 2 कॉमन है, देयरफॉर सिंस a इज डिविजिबल by 2, therefore 6q plus 2 is an even number। ओके, ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। केस नंबर 4, b की वैल्यू मैंने क्या लिया, 6, r की वैल्यू 3। अब सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। सिंस a इज not divisible by 2, therefore 6q plus 3 is an odd number, odd integer। बात को समझना है, ठीक है ना। 0 लिया इवन आया, 1 लिया ऑड आया, 2 लिया इवन आया, 3 लिया ऑड आया। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, सिमिलरली 6q प्लस 5 आएगा, वो सारे हमारे क्या है, ठीक है। सिमिलरली 6q प्लस 5 इज ऑल्सो एन ऑड इंटीजर। ओके, आगे तुम 2 स्टेप बढ़ सकते हो, b की वैल्यू तुम r की वैल्यू 4 लेके सॉल्व कर लो, 5 लेके सॉल्व कर लो, लेकिन मैंने डायरेक्टली लिख लिया क्योंकि यही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बार बार यही चीज रिपीट हो रही है कि जब भी कोई रिमाइंडर ऑड ले रहे हैं तो ये ऑड आ रहा है पूरा a का वैल्यू, रिमाइंडर जब भी इवन ले रहे हैं तो पूरी वैल्यू भी क्या आ रही है, इवन। सो देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करके देखना है कि q के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है। q के साथ 6 मल्टीप्लाई है, मतलब b वैल्यू हम क्या लेट करेंगे, 6। लेट b इज इक्वल टू 6, b 6 हुआ तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगा, क्योंकि b से कम होती है। केस नंबर 1 r 0 लेंगे, b 6 लेंगे, सॉल्व करेंगे
2 से डिविजिबल आया इसलिए इवन हो गया। केस नंबर 2, r की वैल्यू 1 लिया मैंने, 6q + 1 आ गया, 6q + 1 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए क्या हो गया, ऑड हो गया। सिमिलरली r वैल्यू 2 लिया, 6q + 2 है, 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट r = 3 लिया, 6q + 3 आ रहा है जो कि नॉट डिविजिबल बाई 2 है तो ये भी क्या हो गया, ऑड। सिमिलरली 6q + 5 भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो मुझे समझ में ये आ रहा है कि जब भी मैं ऑड रिमाइंडर ले रहा हूं तो मेरा जो a वैल्यू है, ठीक है ना, वो जो आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। So any odd positive integer is of the form 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5. Okay. ओके तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4m, 4m + 1 फॉर सम इंटीजर m। कोई इंटीजर m है उसके लिए किसी भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो या तो वो 4m आ रहा है या तो 4m + 1। ध्यान देते हैं, समझते हैं इस बात को, सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है ना। अभी तक क्या हो रहा था कि मैंने बोला था कि q के साथ जो मल्टीप्लाई उसको b मान लो, ठीक है ना। तो ये भी कुछ वैसे ही दिख रहा है, bq + r का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लेट कर लेंगे इस क्वेश्चन में, लेट b = 4। अगर b 4 हो जाएगा तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद a = क्या होता है, bq + r, ठीक है। कंडीशन हर बार लिखना ताकि दिक्कत ना हो, रिमाइंडर लिखने में गलती ना हो, ठीक है ना। तो ये पहला हमारा हमने लेट कर लिया कि b4 है तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 1 2 3। नेक्स्ट सेम केस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है हमारा, b = 4, r = 0। b4 लिया मैंने, r 0, सब्स्टिट्यूट करेंगे a में तो कितना हो जाएगा, 4q + 0। फाइनली a = 4q। ओके, अच्छा यहाँ पे 4m दिख रहा है, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, सॉरी सबसे पहले क्या बोला है इसने कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसे क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो a हमारा जो है पॉजिटिव इंटीजर है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग करेंगे तो a² इट विल बिकम 4q का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जनरली स्क्वायर की बात कर रहा था, स्क्वायर को बोला कि 4m के फॉर्म में आना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 4q²। नाउ थिंक कि q जो है हमारा वो भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, तो ये जनरली कोई पूरा 4q² जो है वो एक इंटीजर की तरह काम कर रहा है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। और वो बोला है कि m भी क्या है, कोई इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, लेट 4q² = m, तो a² क्या हो जाएगा, 4m। आ रही बात समझ में, तो ये पहला आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 2 सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2, ओके, b = 1, सॉरी b = 4, r = 1, कितना हो जाएगा, a = 4q + 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन, स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा, a², दिस विल बिकम 4q + 1 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4q होल स्क्वायर, दैट विल बी 16q² + 1 + 8q, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4q², यहाँ से 2q और ये 1 एज इट इज, इसमें से तो कॉमन निकलेगा नहीं 4, ठीक है। नाउ ये भी एक इंटीजर, ये भी इंटीजर, बोला है कि m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 4q² + 2q = m, सो a² विल बिकम 4m + 1। तो a² क्या आ रहा है, 4m आ रहा है, फिर उसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 4m + 1 आ रहा है। सर रिमाइंडर 2 लेके चेक करेंगे तो चेक करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करो, ठीक है, वो भी 4m का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। 3 लेके चेक करोगे 4m + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आई कैन से, हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी
positive integer is either of the form 4m or 4m plus 1 for some integer m। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, स्क्वायरिंग का क्वेश्चन आ सकता है या जनरल इवन ऑड प्रूफ करने के लिए आ सकता है। बस ये याद रखना कि b इज इक्वल टू जो आया उससे रिमाइंडर निकालना है, जितने रिमाइंडर उतने केसेस। सर 4 रिमाइंडर है, 4 केसेस बना, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है ना, 2 से ही काम चल गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, थर्ड भी निकालो, बेस्ड ऑन द मार्क्स यू कैन डू। ठीक है ना, आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर बट नॉट डिविजिबल बाई 4। अच्छा, पहले तो इवन और ऑड इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन जानना जरूरी है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके लिए क्या करना है, अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो 9th क्लास का मैंने जो बोला कि फर्स्ट लेक्चर बेसिक का अगर देखोगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले चलो ठीक है, वहां पे ना जाके देखो तो भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, थोड़ा सा यहां बता देता हूं समझने के लिए कि एनी इवन इंटीजर इज, ठीक है, इज रिटन एज 2m। ओके, कोई भी इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 2m के फॉर्म में होगा। और एनी ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखना, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2m plus 1। ठीक है ना, ये याद रखना है कि किसी भी इवन को 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ऑड को 2m plus 1 में, वेयर m is नेचुरल नंबर। ठीक है ना, वेयर m is नेचुरल नंबर। ठीक है, ये याद रखना है। एक्सप्लेनेशन 9th क्लास के लेक्चर में मिल जाएगा, फर्स्ट लेक्चर जो है। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम ध्यान देते हैं। पहले क्या बोला है कि x एंड y आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो लेट x इज इक्वल टू 2m plus 1 मान लिया। फिर y भी क्या बोल रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट एंड y मान लो, y 2n plus 1 मान लो। दोनों अलग अलग है तो इसलिए एक को 2m plus 1 मान लिया, दूसरे को 2n plus 1। नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर तो 2m plus 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर तो 2n plus 1 का स्क्वायर। कितना बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर सबको आता है, a स्क्वायर, सो 4m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस विल बिकम 4m प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। ओके, तो ये फॉर्म हो गया। नाउ ध्यान से देखेंगे, यहां से 4m स्क्वायर और 4n स्क्वायर में से 4 कॉमन ले रहे हैं तो ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जा रहा है। यहां से 4m प्लस 4n में से 4 कॉमन लिया तो m प्लस n बच गया। ठीक है, और यहां से 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा 2 टाइम्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m प्लस n प्लस 1। अच्छा, मैक्सिमम कॉमन कितना निकाल सकते हैं, यही 2। सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज फैक्टर एज 2, therefore it is an even नंबर। फैक्टर 2 है भाई, तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर हो गया। बट इट डज नॉट contain factor as 4, therefore
इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। आ रही बात समझ में? 2 से डिविजिबल है क्योंकि 2 फैक्टर है, और 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे कॉमन 2 ही है, 4 तो कॉमन निकल नहीं रहा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड होगा, लेकिन ये नहीं होगा। पूरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 4 से डिविजिबल होता तब बोलते कि डिविजिबल बाई 4 है, लेकिन वही तो प्रूफ करना था कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आ गया कि 4 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर। ये हमारा पहला लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।